रहा बोर्ड पेपर की कॉपी और ये रहा बोर्ड पेपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर 2022 का गणित का पेपर है, इससे दो आपको लाभ होने वाला है। इसका संपूर्ण मैं हल कराऊंगा और ये आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड पेपर में कैसे कॉपी लिखी जाती है। तो चलिए वीडियो की ओर देखते हैं। तो ये रहा गणित का पेपर। सबसे पहले लिखा है कि समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का ये आपका पेपर होगा। निर्देश में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है। जो ये गणित का पेपर है, इस प्रश्न पत्र में 7 आपका प्रश्न है और कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न प्रथम में आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता उस पर समय नष्ट न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों को हल के क्रियापद लिखिए। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ के उसे काट दीजिए। इस पृष्ठ पर कोई हल न करे। रचना से संबंधित प्रश्नों में रचना रेखाएं न मिटाए। रचना पद संक्षेप में अवश्य लिखे। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वस्थ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर इसमें सबसे पहला लिखा है कि सभी खंड कीजिए। तो बोर्ड पेपर की कॉपी पर कैसे लिखना है ये देखिए। तो प्रश्न नंबर पहला को लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे और लिखा गया है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये प्रश्न जो है इसमें से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से इसमें एक विकल्प सत्य है और 3 विकल्प असत्य है। तो चलिए ये प्रश्न कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ये जो 4 विकल्प दी गई है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी। तो विकल्प पहला है कि 0, दूसरा का है 1, तीसरा का है 2, चौथा का है 8। तो इसमें से अभाज्य संख्या दोस्तों होगी, ये तो बहुत ही 5-6 के लड़के कर सकते हैं, तो इसकी अभाज्य संख्या होगी तो 1 होगी। तो उत्तर पुस्तिका पर इसको कैसे लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ये है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क है, तो क में 2 नंबर सही है, तो 2 नंबर लिखकर 1 डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर लिखकर 1 डाल दिया गया है। चलिए दूसरा पहला का ख देखते हैं। पहला का ख है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकरण होगा। अर्थात आपको डी कह रहा है बताने के लिए। तो डी बराबर आप जानते हैं कि b² - 4ac होता है। डी बराबर b² - 4ac होता है। तो दोस्तों b² - 4ac, तो a b c इसमें कौन होगा। तो ax² + bx + c से तुलना जब आपको करेंगे तो a का मान निकल जाएगा, यहाँ से 3 होगा और b का मान -2 होगा और c का मान जो होगा 1/3 होगा। तो d बराबर b² - 4ac से आप इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान जो होगा 0 होगा दोस्तों। तो इसको देखिए मैं कैसे उत्तर पुस्तिका पर लिखा हूं। तो उत्तर पुस्तिका पर पहला का ख लिखा हूं और इसका 4 नंबर सही है, तो 4 लिखकर इसका 0 लिख दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं पहला का ग। तो पहला का ग है कि यदि यदि sin a बराबर 3/5 हो तो काश a का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे ज्ञात करेंगे दोस्तों है दोस्तों कि sin a बराबर 3/5। तो हम जानते हैं कि sin a बराबर होता है, sin a बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो लंब बराबर 3 हो जाएगा और कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग दिया है 5 या बराबर में लंब दिया है 3, आधार नहीं दिया है तो आधार हमें ज्ञात कर लेना है। तो आधार बराबर हो जाएगा ये 5 × 5 = 25 प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 × 9। तो आधार का वर्ग बराबर
25 में 9 गया 16 हो जाएगा। आधार बराबर कितना हो गया दोस्तों? तो आधार बराबर 4 हो गया, अर्थात ए का मान आधार बराबर 4 हो गया, आधार बराबर 4। तो चलिए क्या कह रहा है कि काश ए का मान ज्ञात कीजिए। तो काश ए बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान ज्ञात किए, अभी 4 आया, और कर्ण का मान यहाँ से हम देखते हैं कि कर्ण बराबर 5 है। तो 4/5, देखिए इस विकल्प में कौन सा आंसर सही है? 4/5 आया है, दूसरा है। तो ग नंबर का दूसरा हो जाएगा 4/5। ग नंबर का दूसरा हो जाएगा 4/5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल 4 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित है। ये कह रहा है कि त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर में होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इनका अनुपात 4/9 हो जाएगा। ये जो है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4 संबंधी 9, तो ये 4/9 और उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का है, संगत भुजाओं का वर्ग कह रहा है। तो इसको दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दे जाएंगे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 4/9। ये संगत भुजाएं उसकी हो जाएगी, तो ये बाहर ही निकलेगा 2/3 हो जाएगा। तो संगत भुजा कितना? 2 संबंधी 3 के अनुपात में देखते हैं। तो यहाँ पर पहले से है, इस विकल्प में 2 संबंधी 3 है। तो घ नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला हो जाएगा 2 संबंधी 3 के अनुपात में। तो चलिए अंगा नंबर देखते हैं। अंगा नंबर यहाँ पर है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात होता है दोस्तों? तो कुल पदों की संख्या बाटा कुल पदों का योगफल बाटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योगफल बाटा कुल पदों की संख्या से इसको ज्ञात करेंगे। चलिए तो कुल पद कितना है? कुल पदों का योगफल कर देते हैं। 3 + 4 + 6 + x, 3 + 4 + 6 + x। आइए कितनी संख्या है? तो 4 है, और इसका समांतर माध्य कितना दिया है? तो 5 दिया है दोस्तों, 5 दिया है। तो 4, 3, 7, 6, 13 प्लस x बराबर 4, 5, 20 हो जाएगा ये। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो 20 माइनस ये आ जाएगा 13 इधर। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों? तो 7 आ गया। x बराबर 7 देख सकते हैं इस विकल्प में कहाँ पर है। तो अंग का इतना का 7 नंबर यहाँ पर है, अंग का 3 नंबर हो जाएगा 7, अंग का 3 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 7 होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 4 कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 है। तो बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे। तो दो निर्देशांकों के बीच की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? तो अंडर रूट में होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है x2 क्या है? x2 4 है और x1 2 है, x2 4 है और x1 2 है। तो अंडर रूट में लिखेंगे 4 - 2 का वर्ग प्लस में y2, यहाँ पर देखिए क्या है? y2 दिया है 1 और ये है 3, तो 1 - 3 का वर्ग कर देंगे। तो दोस्तों ये 4 में 2 गया, 2 का वर्ग 4, आइए 1 में -3 गया, तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4। तो दोस्तों ये करड़ी में 8 आ गया। तो इसको ऐसे इसका विस्तार करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, जोड़ा निकल कर बाहर ही निकलेगा। तो 2 अंडर रूट 2 देखते हैं विकल्प में कौन सा आंसर है। तो 6 नंबर का 2 अंडर रूट 2, 6 नंबर का 3 है। तो 6 नंबर का 3 नंबर यहाँ पर देखिए हाजिर है पहले से। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 को देख दिया। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न, इससे हमारे 6 नंबर पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया ना दोस्तों। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है 2 नंबर में कि सभी खंड कीजिए जिनमें से ये 4 दिए गए सभी खंड को करना अनिवार्य है। कह रहा है क नंबर की यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात x का मान दिया है कि एक मूल 3 है, तो हमारे यहाँ k का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो देखिए इसका प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का पहला हल कैसे किया गया है। दिया है द्विघात समीकरण हमारे यहाँ दिया गया है कि x² - 2kx - 6 x² - 2kx - 6 = 0 है।
जिसका एक मूल 3 दिया गया अर्थात x का मान दिया गया तो x का मान पर 3 पुटअप कर दीजिए। तो 3 का वर्ग यहाँ पर x स्क्वायर है तो -2k हो गया, x के स्थान पर 3 हो गया और -6 बराबर 0 हो गया दोस्तों ये। तो तीसरी का वर्ग 9 हो गया, -3 दूनी 6 के -6 बराबर 0। यहाँ से हमको k का मान ज्ञात करना है तो 9 में 6 हो गया 3, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ 0 की ओर लेकर आ गए इस पलटा में तो 6 के हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव था। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, ये इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा। तो 3/6 बराबर इसको करा देंगे तो 1/2। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा तो 1/2 होगा। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क नंबर हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख नंबर देखते हैं। कह रहे कि 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करने, कुछ नहीं करना है, tan 30 अंश का मान केवल पुटअप कर देना है यहाँ पर। तो चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर दोस्तों यहाँ पर है 2 का ख नंबर की 2 tan 30 अंश प्लस 1 अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो 2 लिख देंगे। tan 30 अंश का मान दोस्तों होता है 1/√3 होता है और यहाँ पर बट्टे में है 1 + tan 30 अंश का मान 1/3 होता है और इसका वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो जब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा √3, 2√3 अपान में 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको 2/3 दोस्तों है यहाँ पर 2/3 में 3 और 3 क में 3 यह हो जाएगा 3 1 4/3 तो यहाँ पर 4/3 है। अब इसको प्लॉट देंगे तो 2/√3 गुणे 3/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 बार में ये कट जाएगा और ये इस 3 को 2 बार लिख सकते हैं, करणी में 3 गुणे करणी में 3 2 बार लिख सकते हैं। 1/3 से कट गया, 1 में ये हो जाएगा 2। तो दोस्तों 1/3 बचा है तो 1 में 3 से गुणा कर देंगे, करणी में 3/2 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आ चुका है, करणी में 3/2। तो चलिए 2 का ग नंबर देखते हैं। 2 का ग नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है तो देखिए कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज दिए गए उनके क्रमशः क्षेत्रफल यहाँ पर है कि 149 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको उत्तर पुस्तिका पर हल देखिए कैसे किया है। प्रश्नोत्तर प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि उनकी क्षेत्रफल क्या है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है 169 अपान में 225 हो जाएगा उनका अनुपात। 169 अपान 225 से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात हो जाएगा। हमें यही तो ज्ञात करना है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए दोस्तों यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसको दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल कर दिया है, इससे लिखे नहीं, ये दोनों पक्ष का वर्गमूल करने का इनके संगत भुजाओं के अनुपात हो जाएगा और ये अंडर रूट में हो जाएगा 169/225 हो गया। तो हम जानते हैं कि 13 का ये वर्गमूल है और ये 15 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों तो 13/15 होगा। तो अतः संगत भुजाओं का अनुपात 13/15 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 2 का ग नंबर हो गया, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने समझा कर किया इसको। चलिए अंग नंबर देखते हैं। अंग नंबर दोस्तों है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य है। जो 12 व्यक्ति है उनके भारों का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है, हो जाएगा कुल व्यक्तियों के योगफल बाटा में कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि लिख दिया है यहाँ पर हमने कैसे किया है। तो देखिए कि 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किग्रा दिया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने 12 से गुणा कर दिया। तो क्यों गुणा किया ये देखिए, क्यों गुणा किया देखिए। जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उन 12 व्यक्तियों का गुणनफल 12 व्यक्तियों का गुणनफल कर देंगे ना, बाटा में जब हमने 12 से भाग देंगे, उनकी संख्या 12 है, तो ये कह रहा है कि योगफल हमको केवल ये योगफल आना है। क्या लेना है तो 12 व्यक्तियों की संख्याओं का योगफल।
तो ये 12 से गुणा करेंगे तो अभी तो ये 12 कट जाएगा, तो अभी केवल योगफल बचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया है। तो इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा, 547.2 kg होगा। उनके 12 व्यक्तियों का गुणन योगफल इतना ही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दोस्तों है कि 3 नंबर आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। 3 नंबर है, तो इसके उत्तर पुस्तिका पर कैसे दर्शाएंगे देखिए। तो उत्तर पुस्तिका पर इसके लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे। कह रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 3 सभी खंड कीजिए। तीसरा का क का क्या रहा है, तो देखिए क कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का। तो चलिए उत्तर पुस्तिका पर कैसे किए। तो दी गई संख्या क्या दी गई है, संख्या दी गई 96 और 404 दी गई है। तो दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हमने करते हैं। तो 96 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। और 404 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 101 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 101 हो जाएगा। और एचसीएफ पहले निकालते हैं। देखिए दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें सबसे छोटी घातें देखेंगे कि उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो देखते हैं कि सबसे छोटी घात से इसमें है सब 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है। तो अब उभयनिष्ठ छोटी घात वाली संख्या 2 के पावर 2 है और कोई नहीं है, इसीलिए इसके आंसर 2 के पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो बड़ी घात देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 के पावर 5 है। और अदर संख्या भी है जो उनसे गुणा हो जाएगा। अदर संख्या है 3 और 101 है। तो उनमें उभयनिष्ठ तो बड़ी घात प्लस में संख्या लिख देंगे तो 2 के पावर 5 और 3 गुणे 101 हो जाएगा। जब 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 3 गुणे 101। तो इनमें से सभी से गुणा करेंगे तो 9696 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम में इसका क्या होगा, तो 9696 और इसका एचसीएफ दोस्तों क्या होगा, तो इसका एचसीएफ 4 होगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा का ख नंबर कह रहा है, तीसरा का ख नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के x प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका पर देखते हैं। उत्तर पुस्तिका पर इसको समीकरण को यहाँ पर केवल उतार दिए है। अभी समीकरण उतारे के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 उतार दिए समीकरण। इसको फर्स्ट माने है और यहाँ पर इसको मान लिया है 12x प्लस के वाई माइनस 2, इसको समीकरण 2 मान लिया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने देखते हैं कि a1 b1 c1 से तुलना कर देंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। a2 बराबर 12 हो जाएगा। a1 है ये a2 है तो k बटा 12 होगा। b1 बटा b2 तो ये b1 है ये b2 है तो k बटा 3 बटा k हो जाएगा। ये c1 है ये c2 है तो c1 का मान हो जाएगा माइनस कोष्ट में k माइनस 3, माइनस कोष्ट में k माइनस 3 और c2 का मान जो हो जाएगा माइनस k हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा। तो a1 बटा a2 बराबर k बटा 12, b1 बटा b2 बराबर 3 बटा k, c1 बटा c2 बराबर k माइनस 3 बटा k हो जाए। और कह रहा है कि जो युग्म दिया गया है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि रैखिक समीकरणों युग्म के, रैखिक समीकरण के युग्म जो दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए उसका प्रतिबंध क्या होता है, तो a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 से तुलना करते हैं। a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 से तुलना करेंगे तो a1 बाटा a2 का मान है k बटा 12 बराबर है b1 बाटा b2 का मान है 3 बटा k। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो k में k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हमारे दोस्तों के स्क्वायर का मान ये 6 का वर्ग है तो 6 के वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। के का मान प्लस माइनस 6 आ जाएगा, अर्थात आपको माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो भी 36 होगा और प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो भी 36 होगा, इसलिए प्लस माइनस 6 लिया गया है। तो के का मान प्लस माइनस 6 आ गया। और पुनः और b1 बाटा ये b2 रहेगा दोस्तों। ये b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 से तुलना करते हैं तो b1 बाटा b2 का मान 3 बटा k और c1 बाटा c2 का मान k माइनस 3 बटा k है।
तो अब तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो 3k हो जाएगा, और k से k में गुणा करेंगे तो k स्क्वायर, -3 में k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर -3k हो जाएगा। तो दोस्तों 3k आइए, 3k आइए, x पक्ष में लाइए, 3k आइए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3k प्लस 3k बराबर 2 6k हो जाएगा, ये k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर 6k हो जाएगा। ये तो k से k एक कट गया तो k का मान 6 आ गया। दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 से तुलना किए तो तभी 6 आया, और b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 से तुलना किए तभी 6 आया। तो दोस्तों k का मान दोनों प्रतिबिंबों को संतुष्ट कर रहा है। k का मान जो है इसमें भी तो 6 आया, इसमें भी 6, तो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि k बराबर 6 के मान के लिए, k बराबर 6 के मान के लिए में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अंत तक वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही आपको इससे लाभदायक होगा। आपको ये बोर्ड परीक्षा जब 2023 में पेपर देंगे तो पक्का गारंटी है कि आपको यहाँ से 40 नंबर फंस जाएगा, वादा है। चलिए देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तीसरा का गो है कि त्रिभुज ABC द्वारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होगा कि सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। उस समद्विबाहु त्रिभुज माने कि उसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए, जिसका कोण C जो होगा वो समकोण है, कोण C जो होगा वो समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हमको शुद्ध करके लाना है। तो त्रिभुज ABC एक बनाइए जो कोण C जो होगा वो समकोण होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 3 का ग नंबर देखते हैं। जो C है वो समकोण है नो, इससे कह रहा है कि दो भुजाओं बराबर होना चाहिए। हमने AC और BC को बराबर किया है, ज्ञात है, हम दिखा रहे हैं कि AC बराबर BC है, यानी दो भुजा मैंने इसको बराबर किया, AC को और BC को बराबर कर दिए हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण AB है, कर्ण AB का वर्ग कर देंगे और लंब जो है AC का वर्ग कर देंगे, आधार BC का वर्ग कर देंगे। तो दोस्तों हम जान AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग, अब BC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो BC के स्थान पर हम AC लिख सकते हैं, तो AC का वर्ग हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, 2AC 2AC हो जाएगा, और वर्ग है तो 2AC वर्ग हो जाए। तो देखिए तो क्या सिद्ध करना था दोस्तों, तो सिद्ध करना था हमको कि AB स्क्वायर बराबर 2AC का वर्ग। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर 2AC का वर्ग हमने सिद्ध करके ला दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि घ नंबर कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, जो एक बेलन है उसकी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है और जो उसकी ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजीली क्वेश्चन है इसका। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और इसका धड़ाक से आंसर मारिए। तो इसका आंसर देखिए, बेलन की त्रिज्या आपको दिया है दोस्तों, बेलन की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें लिखेंगे हमने उत्तर पुस्तिका पर कि बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका 14 सेंटीमीटर है। तो इस चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 2 पाई RH होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। तो इस केवल मान अब पुटअप कर दीजिए। 2 और पाई का मान हमने रख दिया 3.14। आप 22/7 भी रख सकते हैं, उससे कोई 2 गुणे 3.14 गुणे 4। आर का मान यानी त्रिज्या 4 दिया है और एच जो है 14 दिया है। इसी मान को पुटअप कर दिया है। जब इससे गुणा करेंगे आपने तो 351.6 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो जाएगा, तो देखिए तो 2 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। त्रिज्या का मात्रक, त्रिज्या जो है सेंटीमीटर दिया में गया है और हाइट जो है ऊंचाई ये भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से जब आप गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे 351.6 वाट सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर दिया होता, त्रिज्या भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, तो मीटर में आप यहाँ भी लिखते होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। कह रहा है कि दिया गया है HCF 306 और 657 का 9, अर्थात आपको 306 और 657 का मौसम 9 दिया गया है। LCM 306 और 657 का पूछ रहा है, अर्थात मौसम पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है, बहुत सी इजीली तरीके से इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, चुटकियों में हल करते हैं।
तो चलिए प्रश्न 4 है, तो इसको लिखेंगे उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 है और प्रश्नोत्तर संख्या 4 के क नंबर हल हो रहा है। तो क नंबर यहाँ पर है कि दिया है, क्या दिया है तो दोस्तों HCF में दिया है कि 306 और 657 का मौसम 9 है और LCM है 306 और 657 का ज्ञात करना है हमें। तो हम जानते हैं कि LCM बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो ये दी गई है संख्या 306 और 657, ये दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल कर देंगे और बट्टे में HCF अर्थात मौसा से भाग दे देंगे। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 और गुणे 657 कर दिया गया और इसका मौसम 9 है तो 9 से भाग दे दिए। तो 9 में 306 से भाग देंगे तो 29 27 और 9 चौके 36, 34 बार में कट जाएगा, गुणे 657 लिख देंगे। जब इनमें गुणा करेंगे आप तो 22,338 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। LCM इतना आ जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि LCM 306 और 657 का LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 22,338 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। 4 का खुद कहा है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो, जहाँ 3a जो है ये 3a है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे उत्तर पुस्तिका पर हमने लिखेंगे दोस्तों, उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे कि दिया है sin 3a बराबर क्या दिया है दोस्तों, तो sin 3a बराबर दिया है cos a माइनस 26 डिग्री। तो cos a माइनस 26 डिग्री हमने लिख दिया है। इसको समीकरण 1 माना है, कैसे क्यों माना है देखिए आगे बता देंगे आपको। चूंकि sin 3a बराबर ये sin 3a जो दिया है इसको मैंने cos के पदों में कन्वर्ट कर दिया। ये जो बराबर में cos दिया है इसके cos के पदों में कन्वर्ट कर दिया। तो sin थीटा बराबर cos के पदों में 90 अंश पर बदलता है, 90 और 270 अंश पर मान बदल जाता है और 180 360 अंश पर मान नहीं बदलता, इसीलिए 90 अंश पर मैंने बदल दिया है। साइन का 90 माइनस थीटा कर दिया है, 90 माइनस थीटा साइन थीटा 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। कास थीटा बराबर क्या है तो 3a है, तो 3a यहाँ पर 90 माइनस 3a थीटा का आधार पर 3a है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। उसमें प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं, ये इस पेपर कॉपी में कह रहा है कि 3a एक न्यून कोण है, क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए साइन 3a एक न्यून कोण है। समीकरण एक से मैंने साइन 3a बराबर कास ए माइनस 26 अंश, समीकरण 1 में है साइन 3a बराबर कास ए माइनस 26 अंश। तो साइन 3a का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, कास 90 अंश माइनस 3a। तो साइन 3a के मान मैंने रख दिया है यहाँ पर कास 90 अंश माइनस 3a, और बराबर में यहाँ पर समीकरण 1 में है कि कास ए माइनस 26 अंश, तो कास ए माइनस 26 अंश कर दिया है। अब देखते हैं कि कास ए 2 कट जाएगा ये, और बचा क्या तो 90 अंश माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश बटा। तो एक पक्ष में लाइए इनको, एक पद अलग एक पक्ष में, तो 90 और ये माइनस में 26 अंश है तो इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 90 प्लस 26 अंश बराबर में हो जाएगा, 26 अंश बराबर में a है, ये निगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो a प्लस 3a हो जाएगा। तो जब आप a या प्लस 3a बराबर 4a लिखे है और इसको जब जोड़ेंगे तो 116 अंश हो जाएगा। तो a का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों, क्या a का मान ज्ञात करना था। ये 4 जो है इधर गुणांक में है, इधर आएगा तो भग्गे में हो जाएगा। तो जब 4 से 116 में भाग देंगे तो 29 बार में कटेगा, तो a का मान 29 बार में कटेगा। जो न्यून कोण कहा है, क्या आप साबित कर सकते हैं कि एक मान 29 अंश आ गया, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। साइन 3a न्यून कोण है, 3a न्यून कोण है। 3 या a आप 29 रखेंगे तो 29 तिया दोस्तों होता है 29 तिया दोस्तों होता है 30 तिया 57 होता है दोस्तों। तो ये न्यून कोण है, ये साबित कर दिया है, तो a बराबर 29 अंश आ गया। अब चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला बहुत ही मस्त सवाल है। देखिए ग नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी जो है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात की। देखिए इस चित्र में मैंने कैसे समझाया है इसको। जो एक सीढ़ी है ये दीवार पर रखी गई है, दीवार की ऊंचाई जो है 8 मीटर है और ये सीढ़ी जो है ये 10 मीटर है। तो इसको रखेंगे तो ये कह रहा है कि दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार की दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, अर्थात BC बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों
कि पाइथागोरस प्रमेय से सीढ़ी, देखिए पहले यहाँ पर लिखा गया है उत्तर पोतिका पर सीढ़ी की लंबाई AC बराबर क्या दिया, सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 10 मीटर दिया गया है और दीवार की जो ऊंचाई है AB बराबर 8 मीटर दिया गया है, दीवार की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है दोस्तों। तो हमें ज्ञात करना है BC, तो ये 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग धन लंब का, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों। दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी BC हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें 10 दिया था, कर्ण हमें 10 दिया है और लंब जो है 8 दिया है, तो BC हमें ज्ञात करना है 10। तो BC को इधर हमने BC को यहीं पर रख दिया और 10 को इधर ला दिया, तो 8 का वर्ग दोस्तों 64 हो जाएगा। BC को यही रखे है, 8 को इधर लाए हैं, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 8 उधर गया तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 100 में 64 गया 36 हो जाएगा। BC का वर्ग बराबर 36 आ गया, तो BC बराबर 6 का वर्गमूल हो जाएगा। तो दोस्तों BC बराबर 6 प्लस माइनस 6 आ गया। तो दोस्तों ये प्लस माइनस 6 या इसका मान BC का मतलब मान की -6 और +6 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए BC बराबर 6 हमने मान लिया है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला 4 का घ नंबर है, ये कह रहा है कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो दोस्तों हमारे पास लंगड़ा प्रकार नहीं था, इसीलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया है, अगले वीडियो में मैं इसका अपलोड कर दूंगा, तो ये देख लेना। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्न 5 कर रहा है कि सभी खंड कीजिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ देने पर 27 आ जाए और उसका गुणनफल कर देने से 182 आ जाए। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले 5 लिखेंगे, ये 5 क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख दिया और क है 5 क्या क है, तो यहाँ पर लिखे है 5 क्या क। तो दो संख्या है, तो मान लीजिए कि माना एक संख्या x है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो संख्या है, तो एक संख्या तो आप x मान लीजिए, दूसरी संख्या 27 माइनस x, जब ये दोनों के जोड़ेंगे तो 27 के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कर देंगे तो उनका दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 182। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो जब माने x में 27 से गुणा करेंगे तो 27 x माइनस में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। x पक्ष में लाइए इसको, ये x स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, x स्क्वायर ये भी इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -27x ये इसी तरह रहेगा 132 और इधर क्या बचा तो 0, इस 0 के बराबर कर देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 ये द्विघात समीकरण आप बन गया। आप ऐसे करना है आपको कि गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर 127 आ जाओ। तो चलिए क्या करते हैं, तो 13 को और 14 को जब आप जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो 182। तो देखिए 13 + 14 का यही कर दिए, x स्क्वायर माइनस ये कोष्टक खोलो -14 x स्क्वायर 14 में x में 14 से गुणा करेंगे तो -14x, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस होगा, 13 में x से हो जाएगा तो 13x हो जाएगा, प्लस में 182 बराबर 0 हो गया। तो इसमें देखते हैं, इसको कॉमन करते हैं, इतना को हमने देखते हैं कि क्या कॉमन हो जा रहा है दोस्तों। तो इसमें हमने देखते हैं दोस्तों कि कॉमन लग रहा है, इसमें कॉमन लग रहा है, x इसमें है x इसमें, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x 1/, कॉमन का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। जब x इसमें से भाग देंगे तो एगो x बचेगा, x और x में 14x में बट्टा से x भाग दे देंगे तो 14 केवल बटेगा, x -14, ये माइनस इसमें 13 कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचेगा x -14 बराबर 0। ये यहाँ पर माइनस है, इसमें माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा 182 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको x -13 ये दोनों कोष्टकों में सेम आ गया है, तो जानिए कि आपका द्विघात समीकरण सही है। x -13 एक कोष्टक में x -13 कर लीजिए, एक कोष्टक में x -14 और 0 के बराबर कर दीजिए इसको। तो अब एक की तुलना कीजिए, x -13 के 0 से तुलना कीजिए, एक बार x -14 का 0 से तुलना कीजिए। x -13 का हमने 0 से तुलना किया है तो x बराबर 13, इधर निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पुनः हमारे माने x -14 को फिर 0 से तुलना कराया है तो x बराबर 14 हो गया है। तो देखते हैं कि x का मान 2 आ गया है, 13 आ गया है और 14 आ गया। तो इसमें देखते हैं
पहली संख्या 13, अगर पहली संख्या हमने यहाँ पर माने है x के मान हमने 13 एक बार रखते हैं, पहली संख्या एक बार x का मान 13 रखते हैं, तो दूसरी संख्या हमने 27 माइनस x मानी है, दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो 27 माइनस x के मान पहली संख्या 13 है, तो 13 रख देंगे तो 14 आ जाएगा इस स्थिति में दूसरे। और जब पहली संख्या को माने 14 मानेंगे, x बराबर 14, जब पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कर देंगे तो 13 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5 का ख नंबर कह रहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों के और बी का अंतःखंड काटती है, उस रेखा पर जो अक्षों से x और b का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दिया है p, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों करते हैं इसका 5 का ख लिख देंगे, इसको चतुर्थांश पर दर्शाएंगे। हमें सिद्ध दिया है कि सिद्ध क्या करना है, तो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² हमें सिद्ध करके यही लाना है। तो इसको चतुर्थांश पर जब इस्टेथी करेंगे तो ये एक काट रही है x/a और प्लस y/b, इसका सूत्र होता है क्या होता है, तो अंतःखंड काटती है तो इसका सूत्र रहता है x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हमने ज्ञात करेंगे x/b y/b, ये तो हमें ज्ञात हो जाएगा x प्लस बी वाई माइनस ए बी। इसका काम है, इसीलिए मैंने इस और किया है क्रॉप कार्य पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि लंब की लंबाई p हमें यहाँ पर है। लंब की लंबाई का सूत्र लगाइए और ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो c/, में लंब की लंबाई p बराबर c/, में √a² प्लस b² होता है। तो c का मान हमें पुटअप, ये c/a/b का मान हमें पुटअप करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। तो यही से x a/b/c से तुलना कर देंगे, a/b/c से ax प्लस by प्लस c से जब मैंने तुलना किया है तो हमें ए सी कह रहा है, तो सी का मान हमें यहाँ पर दिया है -ab। सी का मान क्या है, तो -ab। ax प्लस by प्लस c से ax प्लस by प्लस c से जब तुलना करेंगे तो c का मान यहाँ पर दिया है, तो c का मान मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया -ab। यहाँ पर प्लस होता है इसलिए -ab उठाया है, और यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर a दिया है तो a का मान मैंने क्या दिया है, तो a है, और b से तुलना करेंगे तो b हो जाएगा। यहाँ पर मान को केवल पुटअप किया गया है, p बराबर -ab/a² प्लस b² मान पुटअप किया है। तो दोस्तों दोनों पक्षों का जब मैंने वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे तो p का वर्ग p² हो जाएगा, p का वर्ग p², अब बराबर में इसका वर्ग करेंगे तो -a का वर्ग a² हो जाएगा, -a गुणे -a प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a², और b का b² हो जाएगा, अपान में a², ये अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो a² प्लस b²। अब दोस्तों प्लॉट देने पर, प्लॉट देंगे हम कि क्यों पलटने की जरूरत पड़ी, तो हमें p, देखिए p बराबर p² बराबर आ गया है, तो हमने प्लॉट देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो 1/p² लाना है, इसीलिए मैंने प्लॉट दिया है 1/p² बराबर, ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो a² प्लस b² अब बट्टा में a²b हो जाए, a² प्लस b² बट्टा में a² b² हो गया। तो दोस्तों 1/p² हो जाएगा। ये इसको दो पार्टों में तोड़ दीजिए, दोनों पार्टों में तोड़ दीजिए, a² बट्टा में a² b² प्लस b² के साथ कर दीजिए a² b²। हमने देखते हैं कि a² से a² ये कट गया, तो बचा क्या 1/b²। इसमें से b² से b² जब ले कटा दिए तो बचा क्या 1/a²। तो मैंने इसे सही ढंग से सिद्ध कर ये लाया है, इतना लाना है हमें, तो ये सही ढंग से लिख दिया। यहाँ पर ये 1/b² है, यहाँ पर 1/a², तो इससे कोई भी मान, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 1/p² सही ढंग से लिख दिए 1/a²। यहाँ का मान यहाँ पहले लिख दिया, यहाँ का मान बाद में लिखा, ये 1/a² प्लस में 1/b², यही तो सिद्ध करना था। देखिए इस पेपर में क्या सिद्ध करना था, 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर आ गया है कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² सिद्ध हो गया है। और अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि ग नंबर कह रहा है, 5 का ग नंबर कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, एक लंब वृत्तीय शंकु मान लीजिए, एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी परिधि जो है 24 सेमी है, तथा ऊर्ध्वाधर उसकी ऊंचाई जो है, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 5 सेमी है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या आपको शंकु का आयतन का सूत्र याद है? नहीं सूत्र याद है तो आप देख सकते हैं, शंकु का सूत्र याद रहेगा तो इसको चुटकियों में उड़ा देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शंकु बना लिया है,
और त्रिज्या परिधि दिया है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है। परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, दिया है कि शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार की परिधि दिया है 24π दिया है, सॉरी 24π। परिधि क्या दिया है, तो 24π दिया है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करने की सूत्र में होता है, शंकु का आयतन के सूत्र में होता है 1/3 बराबर πr²h। तो आर यहाँ पर जो है त्रिज्या है, एच जो है ऊंचाई है, तो आर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसीलिए परिधि से हमने त्रिज्या को ज्ञात कर लिया है। तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो परिधि बराबर दिया है पहले से ही 24π, तो 24π मैंने मान को पुटअप कर दिया है केवल, और 2πr लिखा है। तो 2π से ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार में। तो आर का मान क्या बचा दोस्तों, तो 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है इसीलिए सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मेरी जो है यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि आर जो है 12 सेंटीमीटर है, और ये इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई ये 5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई हमें 5 हो गया और त्रिज्या मालूम हो गया, ऊंचाई और त्रिज्या मालूम हो गया। तो शंकु का आयतन बराबर होता है दोस्तों 1/3 πr²h होता है, 1/3 πr²h। दोस्तों सूत्रों को बहुत 80 ढंग से याद कीजिए, सूत्र नहीं याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, बहुत ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सूत्र याद किए रहे। तो चलिए 1/3 पाई है, तो पाई या आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, आर का मान 12 सेंटीमीटर, तो मैंने 12 रख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया है, गुणा एच है तो एच का मान दिया है 5, तो 5 कर दिया। 1/3 पाई 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणे 12 मैंने लिख दिया है, 2 बार लिखा है, गुणे 5, 3 से मैंने 12 को कटा दिया है 4 बार में, तो 4 बार में कट गया। 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौका 48 गुणे 5, 48 पाई हो जाएगा। 12 चौका 48 पाई गुणे 5 कर दिया गया है। जो 5 में 48 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 240 आएगा, और पाई है तो पाई। अगर पाई का मान अपने रखना चाहते हो तो पाई का मान रख सकते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई भी बात नहीं है। तो शंकु का आयतन घन में आता है, इसीलिए सेंटीमीटर घन हो गया है, सेंटीमीटर क्यू हो गया है। अगर मीटर में रहता तो यहाँ पर मीटर क्यू होता। 240 पाई होगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन ये है 5 का अंतिम क्वेश्चन, घ नंबर का करे। तो निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 है, लुप्त बरामरता एफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि दैनिक जेब भत्ता रुपए में 11, 13, 13, 15 ये अंतराल है दोस्तों। ये बच्चों की संख्या दी गई 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। तो दोस्तों हमने ये बरामरता है दोस्तों, ये जो है वर्ग अंतराल दोस्तों। देखिए मैंने उत्तर पुस्तिका पर कैसे इसको किया है। तो समांतर माध्य हमने ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य के द्वारा ही हमने इसका एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी मैंने बता दिया है। वर्ग अंतराल मैंने यहाँ पर बनाया है दोस्तों 11, 13, 13, 15। जो इसमें इस प्रश्न में दिया है अंतराल, उसी के अंतराल को उतार दिया है मैंने। यहाँ पर माध्यमान एक साइड से डिनोट करते हैं इसको। तो माध्यमान कैसे निकलता है ये देखिए। सबसे पहले जरूरी है ये माध्यमान कैसे निकलता है। तो वर्ग अंतराल को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। वर्ग अंतराल को जोड़ दो, वर्ग अंतराल क्या है 11 प्लस में 13 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो दोस्तों। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 24। जब 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 12। तो वर्ग अंतराल माध्यमान क्या आ गया 12 आ गया, माध्यमान 12। उसी तरह से इसको भी निकाले 13 प्लस 15/2। तो 13, 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 से भाग दे देंगे तो 14। उसी तरह इसका भी कर दिए। तो 2-2 का अंतराल है तो 2-2 इसमें जोड़ दीजिए। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। देखिए दोस्तों मैंने बरामरता दिया है और यहाँ पर एफ आई गुणे एक्स आई बरामरता में माध्यमान से गुणा कर दीजिए। 12 7 84, 14 6 84, 16 44 से 13 में 18 में 13 से दोस्तों गुणा करेंगे तो 234 हो जाएगा। और 20 में एफ से गुणा करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। और 22 में जब 5 से दोस्तों गुणा करेंगे तो 110 होगा। और 24 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौके 96 होगा। तो सिग्मा एफ आई इसको मैंने जोड़े। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों कुल पदों को जोड़ना, एक सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। तो सिग्मा का मैंने जोड़ दिया, इसको जब जोड़ेंगे तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। 44 प्लस एफ ये अंक नहीं है, ये अक्षर है। तो इसको 44 प्लस एफ ये सिग्मा एफ आई, इसको सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई इसको भी जोड़ दीजिए। जब इसको दोस्तों जोड़ेंगे ना तो 752 प्लस 20 एफ होगा। 752 प्लस 20 एफ होगा। तो दोस्तों यहाँ हमें यहाँ पर कह रहा है कि माध्यम दिया है 18 दिया है। तो माध्य का सूत्र लगाकर हमने ज्ञात करते कि समांतर माध्य बराबर दोस्तों होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई है, ये एफ आई है, सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपान एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ एक्स आई के मान दिया है 752 प्लस में 20 एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान दिया है 44 प्लस एफ दोस्तों, और समांतर माध्य का मान दिया है 18। तो मैंने इसे तिर्यक गुणा कर दिया है दोस्तों। 18 में जब 44 से गुणा करेंगे, पहले इससे एफ में गुणा कर दिया, 18 में एफ से गुणा करेंगे तो 18 एफ हो जाएगा, 18 में 44 से गुणा करेंगे तो 792 होगा दोस्तों, बराबर में हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, तो 752 में 1 से गुणा करेंगे तो 752 और प्लस में 20 एफ से गुणा करेंगे 1 में तो 20 एफ हो जाएगा दोस्तों। तो इसको एक पक्ष में ले चलो और अंक को एक पक्ष में ले चलो, तो 18 एफ इधर आएगा तो 20 एफ माइनस 18 एफ। देखिए यहाँ पर किया है मैंने कि 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर में 792 माइनस 752 है। देखिए इसको एक पक्ष में लाया, 792 को इधर ला दिया, निगेटिव हो गया, और इसको इधर लाया तो ये निगेटिव हो गया है दोस्तों। ये 20 में 18 गया 2f हो गया दोस्तों, और 792 में माइनस 752 घटा दिया तो दोस्तों 40 आ गया है। तो 2a बराबर 40, तो ये बराबर 20 हमें ज्ञात हो गया दोस्तों। तो हमें यही ज्ञात करना था दोस्तों। एफ कह रहा है कि समांतर माध्य 18 है तो लुप्त बराबरता एफ के मान ज्ञात कीजिए। इस एफ के मान के एफ लुप्त जो है यहाँ पर बराबरता, ये एफ के मान क्या होगा, तो एफ का मान हमने 20 ज्ञात कर दिया है दोस्तों। अगर आपने अगला ये क्वेश्चन हल करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में इस कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका मैंने अगली वीडियो में ये सारा क्वेश्चन हल कर दूंगा। आप सभी खंड कीजिए, 6 नंबर और 7 नंबर भी हल कर देंगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।